नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर जो आज का विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि कहते हैं अगर पड़ोस में आदमी सुखी ना हो तो इंसान खुद भी सुखी नहीं रह सकता है। और बांग्लादेश हमारा एक ऐसा ही पड़ोसी है जो कुछ समय से वहाँ अस्थिरता चल रही है और कहते हैं कि अस्थिरता अब गंभीर रूप ले रही है। और जो बांग्लादेश एक समय पे बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री माना जाता था, अब वहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो रही हैं जब से सरकार का तख्ता पलट हुआ है। उसके बाद वहाँ के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस साहब, वो कह रहे हैं कि भारत इन सब के लिए जिम्मेदार है। तो बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है और इन चीज़ों के लिए भारत कहाँ तक जिम्मेदार हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। कॉमरेड साहब जी, आज लोकेशन बदल दी है। आज लोकेशन आपका घर है। परिवर्तन ठीक रहता है। हाँ, लेकिन बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुआ वो तो ठीक नहीं हो रहा। उसके मायने तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये परिवर्तन पिछले साल हो रहा था जुलाई अगस्त में, तब कुछ लोगों को कुछ और नज़र आ रहा था। उसमें एक अंश जरूर था, एक विद्रोह का, कि निरंकुशता और तानाशाही शासन के तौर तरीकों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, खास तौर पे विद्यार्थियों में, नौजवानों में जी। तो उससे लग रहा था जैसे कोई बड़ा परिवर्तन बांग्लादेश में इस मौके पे आ सकता है। लेकिन हमारे, आप ये लगा लो, 3 पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जहाँ संकट है। बांग्लादेश है, नेपाल है और श्रीलंका। तो नेपाल में तो इस तरह के सवाल उभरने लग गए कि भी दोबारा से राजशाही आनी चाहिए। आंदोलन हो रहा है उसको लेकर। जो कि बड़ी हैरानी की बात है। वो पूरे इतिहास के पहिए को पीछे की तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि शायद नहीं सफल होंगे, क्योंकि ये जन आंदोलन से ही उसको, राजशाही को और सामंतवाद को हटा के वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी। लेकिन श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश, इन दो में एक समानता इस तरह की है कि दोनों देशों के जो घटनाक्रम हुए हैं हाल में, उनकी जड़ में एक गहरा आर्थिक संकट है। हमें उससे काट के इसका व्याख्या नहीं करनी चाहिए। और बेरोजगारी है भयंकर, मिसमैनेजमेंट, करप्शन और ये चीज़ें मतलब हमारे यहाँ भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ वो विद्रोह का रूप ले गया। और ये इस पे काफ़ी निर्भर करता है। मैं आपको बताऊँ, बड़ा निर्णायक कारक है ये, कि उस संकट के एवज में किस प्रकार की ताकतें उभर के आती हैं और वो इसको किस प्रकार की दिशा देती हैं, चैनलाइज कैसे करती हैं, इस पे निर्भर करता है कि उसका बनेगा क्या। जी। अब आप देखिए, बिल्कुल कंट्रास्ट है कि एक बांग्लादेश है जहाँ पर इस प्रकार की ताकतें और इस प्रकार की संस्थाएं मौजूद नहीं थी, जो उस संकट को सही दिशा में, जनतांत्रिक दिशा में ले जाके और किसी प्रकार का एक विकल्प प्रस्तुत कर पाती। ठीक बात। इसके ठीक विपरीत श्रीलंका में तख्ता पलट भी और सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ पर वामपंथी ताकतें और वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने उस मौके के ऊपर हस्तक्षेप किया बड़ा कारगर, और एक विकल्प प्रस्तुत करते हुए उस संकट को बिना किसी अराजकता के दिशा दी, जिसके नतीजे के तौर पर वो जो राष्ट्रपति बने दिशा नायक है, वो भी वामपंथी पार्टी के अध्यक्ष थे। और फिर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद 2/3 बहुमत उन्होंने ले लिया। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका को किस तरीके से वो जो चौतरफा एक संकट था, उसमें आर्थिक भी है, एथनिक भी है, कई तरह के, कैसे उससे निकाला जाए। तो लगता ये है शायद वो काफ़ी हद तक उसमें सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने उसको स्टेबलाइज कर लिया, एक स्थिरता प्रदान की है। लेकिन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का पिछले वाला जो पिछले साल का घटनाक्रम है, वो
अगर उसको हम शुरू में आज बात करने लगे तो इतिहास को फिर पीछे की तरफ घुमाते घुमाते वहाँ तक जाना पड़ेगा कि बांग्लादेश बना कैसे और पाकिस्तान कैसे बना जी, क्या उसके पीछे मतलब ताकतें थी और उसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि ये एक धर्म के नाम पर देश बना था। मजहब के नाम पर कोई देश बनेगा वो टिका रहना मुश्किल है। जैसे पाकिस्तान इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि वो टिक नहीं पाया। और खैर, लेकिन आप अगर वर्तमान ताज़ा परिस्थिति के ऊपर चर्चा करें तो ये जो मोहम्मद यूनुस साहब जो वहाँ के क्या कहते हैं ईओ एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष कह सकते हो उसको, चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिए गए जी। ये कोई चुनाव से जीत के नहीं आए, ये तो लाए गए। ये पूर्व में भी किसी सरकार के मंत्री पद पे नहीं थे, ना ही कोई इस तरह का उनको संवैधानिक नॉन पॉलिटिकल वैधता प्रदान नहीं है। नॉन पॉलिटिकल तो खैर वो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है किसी पार्टी के नहीं है। और उनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है। ये बैंकिंग वगैरह के जो माइक्रो फाइनेंसिंग कहते हैं उसका, वो हालांकि अपने आप में एक विवादास्पद विषय है जिसमें अलग से बात की जा सकती है। तो वो जो उथल पुथल हुई वास्तव में, उसको उस टाइम पर शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वो उसको नियंत्रित नहीं कर सकी। ठीक है, क्योंकि उनका अपना जो शासन पद्धति थी वो निरंकुशता जैसी थी। काफ़ी साल से वो राज कर रही थी, अदर पार्टी को उन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया था। ख़त्म के अलावा एक्चुअली ये तो सच्चाई है कि उन्होंने कट्टरता के खिलाफ तो संघर्ष किया, अपने देश में उनके ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश की, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें भी बहुत सशक्त रूप में उपस्थित रही हैं। तो लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए आप जनता के ऊपर तानाशाही थोपेंगे तो उसके वो बूमरैंग करता है और उसके उल्टे परिणाम निकलते हैं। तो वो जो बांग्लादेश का सशस्त्र संघर्ष था 1971 का, उसमें जो लोग सफ़र किया था जिन्होंने और स्वतंत्रता सेनानी थे, उन परिवारों को आरक्षण मिला हुआ था नौकरियों में और एडमिशन्स में, दाखिलों में। हाँ, उसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और वो आरक्षण भी 75% था। तो बाद में जब शेख हसीना जी ने उसको कम करने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शासन उनके हाथ से मतलब खिसक चुका था। और नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि चारों तरफ आगजनीर जो कुछ होने लगा, फौज ने उनका समर्थन करने से इनकार कर दिया और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे नौजवान मारे भी गए। बड़ा अफसोस की बात ये है, अंततः उनको देश छोड़कर मतलब शरण लेनी पड़ी भारत के अंदर, क्योंकि कुल मिलाकर भारत और बांग्लादेश के संबंध ठीक ठाक थे तब तक। अब जो पिछले साल से जो घटनाक्रम हुआ उसमें कुछ एक खास तरह की कड़वाहट पैदा हुई है, उसमें कुछ और कारक भी मौजूद हैं जिन पे आप चर्चा करेंगे। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस साहब जो आए सत्ता में, वो भी उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाए जो उम्मीदें ज़्यादा हैं। उम्मीद तो उस परिस्थिति से उपजी हुई थी, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो कोई उभर के नहीं आए, कोई चुनाव जीत के नहीं आए, उनको तो बिठा दिया। लेकिन उस हालात से उम्मीदें थी लोगों को कि एक परिवर्तन हुआ है, तख्ता पलट किया है, तो अब तो हल हो जाना चाहिए। और उसके अंदर कई तरह की कोशिशें हुई कि भाई सत्ता में कौन, विद्यार्थियों ने एक राजनीतिक पार्टी बना ली, वो कहने लगे हमें कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना, हम तो चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव एक ऐसा जनतांत्रिक विकल्प था जो हो जाना चाहिए था, क्योंकि उस अनिश्चितता की स्थिति में तो चुनाव ही एक विकल्प था जो स्थिति से बाहर निकाल सकता था। लेकिन ना तो यूनुस साहब ने चुनाव का कोई कार्यक्रम पेश किया और ना ही कोई और उभार उस रूप में हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ कि जो अवामी लीग है शेख हसीना मैडम की, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और
इनके जो फादर साहब थे शेख मुजीबुर रहमान, वो बहुत ही मतलब एक तरह से मुक्ति संघर्ष का जन्म ही उनकी वजह से हुआ है। शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही प्रमाणित रूप से एक जन नेता थे और बहुत ज़्यादा उनकी रेस्पेक्ट थी। तो मतलब जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी जी का नाम नोटों पे भी और सब जगह से आता है, ऐसे ही उनका था। और बंगबंधु उनको कहते थे और भारत के साथ बहुत उनका भावनात्मक रिश्ता था, क्योंकि भारत ने उसको बांग्लादेश को मुक्त कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मतलब जैसे बच्चे को जन्म देने में दाई की भूमिका होती है, ऐसी भारत की भूमिका उसमें थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा मतलब भारत से शिकायत रही, जो आज तक भी है। मतलब लेकिन वो दरअसल शेख मुजीबुर रहमान के भी स्टैचूज को नुकसान किया गया, तोड़े गए जी, इस उथल पुथल में। और बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत गंदे तरीके से, असभ्य एक वो तरीका था, और उनका म्यूजियम भी तहस नहस कर दिया गया। दरअसल बात ये है, और माइनॉरिटीज पे हमले होने लगे। ये भी तो आप देखो ना कि हिंदुओं पे वहाँ बहुत बड़े हमले, टेम्पल्स पे भी हुआ, उधर भी, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय था। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो तो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ है ना 1971 में, उससे पहले ही वो बांग्लादेश के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे। ये जो अवामी लीग पार्टी है, इसके वही जन्मदाता थे। तो दरअसल ये ऐसा कम होता है कि एक ही देश के दो हिस्से, एक बिल्कुल पश्चिम में है, एक पूर्व में, और बीच में भारत पड़ता है, हजारों किलोमीटर का गैप है। ये ऐसे करिश्मे साम्राज्यवाद कर देता है, कई जगह वो कर चुका, मतलब ऐसा वो। हालांकि प्रैक्टिकली मतलब वो खराब चीज़ है। प्रैक्टिकली तो यूं लगा लो कि ज्योग्राफिकली वो अलग अलग है, भाषा अलग है दोनों देशों, दोनों लगभग अलग, ईस्ट और वेस्ट की कल्चर भी बिल्कुल अलग है। और जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, अब जो बांग्लादेश है, इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करती थी पाकिस्तान की सरकार, बजट भी कम इस्तेमाल करती थी, और भाषा के नाम के ऊपर उन पर वो उर्दू वगैरह थोप रहे थे, जबकि वहाँ की भाषा बंगला भाषा है, बोलने में भी और लिखने में भी। बंगाल से ही तो वो अलग हुए थे ना। तो उससे बहुत ज़्यादा आक्रोश था, भेदभाव का। मुश्किल से 35-40% बजट का हिस्सा वहाँ लगता था, जबकि जनसंख्या उधर ज़्यादा थी। लेकिन इस परिस्थिति में वो जब चुनाव हुए वहाँ पर 1970-71 वाले, 169 सीटों में से 167 सीट उनको मिल गई, अवामी लीग को, शेख मुजीबुर रहमान को। और 303 कुल राष्ट्रीय जो उनकी असेंबली थी, उसकी 303 सीट थी, उसमें बहुमत मिल गया। लेकिन उन्होंने उनको सत्ता देने से मना कर दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। और बल्कि एक वो जनरल टिक्का खां होते थे, उनको गवर्नर नियुक्त कर दिया वहाँ का। और वो ढाका के अंदर जब गए तो वहाँ के जो जजेस थे, उन्होंने शपथ देने से इनकार कर दिया, और शेख मुजीबुर रहमान ने विद्रोह करने का आह्वान कर दिया कि हम अब एक स्वतंत्र देश हैं, वी आर इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ये घोषणा कर दी। और लोगों को कह दिया कि आप इस स्वतंत्रता को अब बचाना और उसकी हिफाजत करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। बड़ी अपील उन्होंने ऐसी की कि पूरा देश उनके पक्ष में उठ खड़ा हुआ। और फिर वो जो मुक्ति वाहिनी जो बनी, और भारत की सेनाएं भी, और उसमें अमेरिका का भी हस्तक्षेप हो गया। उन्होंने अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया। और उस टाइम पर सोवियत यूनियन, जो आज रशिया है, उन्होंने कहा ले चलो तुम्हारा 7वां बेड़ा हम भी भेजते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। उन्होंने अपने बेड़े भेज दिए तो ठप हो गया अमेरिका का 7वां बेड़ा। और उस प्रकार से वो बांग्लादेश की एक मुक्ति हो गई। कोई मेरे ख्याल में 80-90 हज़ार की फौज, 90,000
जनरल नियाजी जो थे, साइन किया अरोड़ा के सामने उन्होंने। जनरल अरोड़ा के सामने उनको समर्पण करना पड़ा। ये काफ़ी बड़ा समर्पण बताया जाता है दुनिया के इतिहास में, और हमारा जो साउथ एशिया जो है उसका तो वो है ही। तो उस तरीके से मतलब एक भारत की बांग्लादेश के प्रति जनता और जनता के बीच की एक इमोशनल नाता जरूर है। तो ये बांग्लादेश का बनना हो गया। अब बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान अपने शासन को, इससे पहले कि वो ठीक दिशा में पकड़वा पाते, 5 ही तो साल हुए थे, उनकी हत्या हो गई और पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। ये जो बेटी है उनकी इसलिए बच गई कि विदेश में थी उस समय, और इनकी बहन भी, 2 सदस्य परिवार के बचे, बाकी कुणबा गाणी जिसको कहते हैं वो कर दी गई। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने उसको उचित नहीं माना, पर वो जिस तरीके से डिस्टेबलाइज हो, अस्थिर हो गया देश, उसके बाद वो स्थिरता पे आ नहीं पाया। कभी फौजी शासन हो गया, कभी कुछ हो गया। और ये जो खालिदा जिया हैं, जियाउर रहमान इनके पति थे, वो जर्नल थे। इन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बना रखी है, BNP। इन्होंने भी शासन किया 15-16 साल, और इनके पति देव ने भी किया शासन फौजी के रूप में, मतलब मार्शल लॉ लगा के। तो ये एक दुख की बात है कि हमारे पड़ोस के एक मुल्क में जिनका एक डेमोक्रेटिक तरीके से अस्तित्व में आया था, उस देश के अंदर जनतांत्रिक संस्थाएं खड़ी नहीं हो सकी। वो ठीक तरह के एक संविधान के आधार के इर्द गिर्द, उनकी जनसंख्या काफ़ी है उस तरह से देखा जाए तो वो हो नहीं पाया। और उसके बाद जो शेख हसीना का शासन था, उन्होंने, मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ तो लड़ाई लड़ी उन्होंने, उनको सजाएं भी हुई, शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को भी सजाएं मिली मतलब। लेकिन इन्होंने खुद एक सकारात्मक ढंग से वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल नहीं किया, और अर्थव्यवस्था में भी उस तरीके के प्रगतिशील कोई कदम नहीं उठाए, वरना एक अवसर उनके सामने इस तरीके का आया था। और उसकी वजह से आपको पता है कि जिस प्रकार का ये नतीजा हुआ जो आज आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो शासन है वो भारत पे आरोप लगा रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब कि भाई भारत इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, वो ये कह रहे हैं। मतलब तो भारत का उस तरीके से कोई जिम्मेदारी उसमें बनती भी नहीं। उनका आंतरिक मामला वो है कि किस तरीके से वो असंतोष फैला था, वहाँ के जो हालात थे उसमें, और किस तरीके से जो शेख हसीना जी उसको नहीं काबू कर पाई और उनको आना पड़ा। अब वो ये कह रही हैं कि ये यूनुस जो है वो देश को बेच रहा है, और वहाँ पे एक टापू, अमेरिका पे आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका पे इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ पे ना एक टापू है छोटा सा बांग्लादेश के साउथ में, उस टापू पे अमेरिका की नज़र है। वो शेख मुजीबुर रहमान के टाइम से उसको लेना चाहते, क्योंकि हिंद महासागर में एक टापू भी उनको मिल जाता है, चाइना पे नजर रख सकते, तो रणनीतिक रूप से वो चाइना की घेराबंदी करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ भी डिगो गार्सिया जो है वो द्वीप है हिंद महासागर में, आज तक अमेरिका का कब्जा है उसके ऊपर, तो वो उन्होंने भी नहीं दिया था। और ये मैडम शेख हसीना कह रही हैं कि मैंने भी वो देने से इनकार कर दिया, और अब ये उसको देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की कोई बात। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका दोनों बहुत खुश हैं इस घटनाक्रम से। पाकिस्तान को तो एक मौका मिल गया कि भाई उनके साथ जो हुआ था वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं उस तरीके से। दूसरा, उनको ये भी लग रहा होगा पाकिस्तान की सरकार को कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल वो उनको कर सकते हैं, ये भी एक कारण उसका हो सकता है। तो वहाँ के जो जनरल साहब हैं अभी आर्मी चीफ जो हैं, क्या उनका जनरल मुनीर है? जनरल मुनीर, हाँ नहीं वो तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन जो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम जामी है।
वो भी ये कह रहे हैं कि चुनाव करवा दिया जाए, और वो दबाव भी डाल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं हमारा काम शासन करने का या हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का नहीं है, फौज का काम, हम देश की सुरक्षा करते हैं, आप चुनाव की घोषणा कीजिए। और वो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की है मैडम शेख, उनका क्या जिया, वो जो जिया नहीं जिया की मैडम खालिदा जिया, वो ये समझती हैं कि शेख हसीना की अवामी लीग पे तो प्रतिबंध लग गया, अब चुनाव हो जाए तो हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी, इसलिए वो भी चुनाव जल्दी कराने का दबाव डाल रही है। लेकिन उसके लिए हालात पैदा किए जाने ज़रूरी हैं और वो किए जाने चाहिए। खैर, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो दो धाराओं को अगर हम देखने लगे तो हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी 1947 से पहले जो हालात थे, तो खुद हमारे इन इलाकों में, जब हम पंजाब थे, हम तो, और पाकिस्तान वाला पंजाब, इनमें एक धारा थी जो सांप्रदायिकता की पैदा करने की कोशिश की, जो अलग मुल्क बनाने की बात आ रही थी मुस्लिम लीग के नेतृत्व में। दूसरी धारा धर्मनिरपेक्षता की थी, मतलब जी। लेकिन दुर्भाग्य से मतलब परिस्थिति ये हुई कि वो सांप्रदायिकता की ताकतें और खून खराबा इतना होने लगा कि वो पाकिस्तान बनने के अलावा कोई चारा बचा नहीं। और ये वास्तव में अंग्रेज़ों ने ही पहले से, वो जो मैं कह रहा था ना, इतनी दूर देश का दूसरा टुकड़ा पूरब में, वो इसलिए बना क्योंकि 1905 में बंग भंग यानी बंगाल के टुकड़े करने का हुआ था, और वो कम्युनल बेस पे था, सांप्रदायिक आधार पे, कि अब जो पश्चिम बंगाल है, अभी भी उसको पश्चिम इसलिए कहते हैं क्योंकि पूर्वी तो बांग्लादेश बन गया, लेकिन इन्होंने अपना नाम अभी भी पश्चिमी बंगाल रखा कि ये जो है हिंदू बहुल है, और वो पूर्वी बंगाल जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। उसके खिलाफ पूरे बंगाल में ज़बरदस्त लड़ाई चली, उसको बंग भंग आंदोलन कहते हैं, और वो आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि 6 साल के बाद 1911 में रद्द करना पड़ा और दोबारा से उसका यूनिफिकेशन हुआ। लेकिन जो 47 का जो फिर तकसीम हुआ, मुल्क बंटवारा हुआ, उस टाइम के ऊपर ये कर दिया गया कि भाई वो भी उसका हिस्सा बनेगा, जो पहले जिसको मुस्लिम बहुल निकाल के रख रहे थे। और इधर से ये वो दुर्भाग्य की बात ये है कि बंग जैसा अभियान दूसरी बार नहीं चल सका, जो ये कहते लोग भी हम एक ही मुल्क चाहते हैं। या हमारे पंजाब में भी अगर उस टाइम पर ये बात उभर गई होती, हाँ, तो पंजाब, जॉइंट पंजाब एक बहुत बड़ी ताकत था, बहुत बड़ी ताकत थी, एक मुल्क जैसा ही था। मतलब आज भी तो वो यूं कि यूं कल्चर है, यूं कि यूं भाषा है, सभी कुछ तो है ना। तो ये बहुत त्रासदीपूर्ण इतिहास के अध्याय हैं जो पीछे से देखने लगे। लेकिन ये पक्की बात है कि साम्राज्यवाद बिना टुकड़े किए, विभाजन किए, किसी को छोड़ता नहीं है। मतलब जैसे हमारे साथ उन्होंने किया, ऐसा ही 1917 में उन्होंने एक डिक्लेरेशन करके और ये कर दिया कि फ़लस्तीन मुल्क के साथ साथ एक जो यहूदियों के लिए एक इजराइल मुल्क भी होगा। और वो 1948 में यूएनओ में उसको पास करा के वो 2 मुल्क, आज तक आप लगाओ क्या स्थिति वहाँ पे बनी हुई है। ये ब्रिटिशर्स का किया हुआ है। इसी प्रकार से अमेरिका ने वियतनाम के साथ क्या किया, मतलब जब वो मुक्ति संघर्ष चला तो एक नॉर्थ वियतनाम जो पहले आज़ाद हो गया, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वियतनाम की मुक्ति की आवाज़ तो खुद अमेरिका में बहुत विद्यार्थियों के अंदर और वहाँ की जनता जो है, जैसे आज भी वो फ़लस्तीन के हक़ में खड़ी है अमेरिका की जनता, तब वियतनाम के हक़ में खड़ी। लेकिन वो साउथ वियतनाम उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। फिर 1976 में वो साउथ वाला मुक्त हुआ और तब दोनों वियतनाम एक हो गए। आज तो एक ही देश है। लेकिन आप कोरिया को देखिए एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया।
अब साउथ कोरिया में लाखों अमेरिका की फौज आज भी पड़ी है और वो उनका यूनिफिकेशन, एकीकरण नहीं होने दे रहे। ऐसे ही चीन और ताइवान का करके चले गए साम्राज्यवादी। यानी चीन में जब क्रांति हुई 1948 में, तो अमेरिका ने चांग काई शेक, जो उनका प्रतिक्रियावादी था और क्रांति विरोधी था, उसके नेतृत्व में जो ताइवान का इलाका है वहाँ पर एक अलग सरकार गठित करवा दी और अपनी फौजों से उसको उन्होंने जमा दिया वहाँ पे। आज भी इसलिए वो दो देश बने पड़े हैं, जबकि चाइना इस बात को नहीं मानता। चाइना तो उनका अपना हिस्सा ही भाई जैसे भारत कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, ऐसे ही वो भी अपना मानते हैं। तो ये वो वास्तव में करके गए थे। तो इसके अंदर एक दो चीज़ें ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि देश में आर्थिक जो सुधार किए जाने जरूरी है, गरीबी को हटाना और मतलब एक धर्मनिरपेक्ष ताना बाना उसको बचाना, जो इतिहास में तो लोगों ने अपने आप वो सीख ही रखा है। लोग थोड़ी ना सांप्रदायिक और कम्युनल हुआ करते हैं, वो तो आपस में रल मिल के रहते हैं, तो पैदा किया जाता तो उसको, बल्कि उसकी हिफाजत की जानी चाहिए। अच्छी बात तो ये होती है, ये किसी भी मुल्क के लिए आज भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये जो बांग्लादेश का घटनाक्रम है, ये भारत के लिए इसलिए भी चिंता का कारण है क्योंकि हमारे नज़दीक है और उस टाइम पर भी संबंध तो बहुत अच्छे थे इस देश के साथ, और लाखों शरणार्थी उस टाइम पर आए थे जब मुक्ति संघर्ष हुआ, बाकी लौट गए। अब क्या बताएं, कागज़ पे लकीर खींचने से ऐसे नहीं होता। बर्मा और भारत के बीच में जो बॉर्डर है वो आते जाते हैं लोग, रिश्तेदारियां हैं, कोई उस तरीके की बात नहीं है। एक बार मैं जलपाईगुड़ी गया, ये सिलीगुड़ी के जो पास रेलवे स्टेशन का नाम जलपाईगुड़ी है, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ ऐसे ही मैं पूछने लगा ये भी बांग्लादेश का बॉर्डर, तो बोले ये बांग्लादेश का बॉर्डर तो पास में। बोले सैकड़ों लोग रिक्शा लेके आते हैं कलकत्ता, इसमें जलपाईगुड़ी में चलाते हैं और वापस चले जाते हैं शाम को चले जाते हैं। अब लोगों का कितने सालों से एक कुदरती तौर पर एक खास तरह की रोजी रोटी कमाने का एक सिस्टम और ताना बाना बनता है, वो फिर देशों के बीच में जब दीवारें निकलती हैं तो पीड़ा तो जरूर होती है। अब भी किसी को भी जो बांग्लादेश है, हाँ, अभी इसका समाधान क्या है भारत के पास? भारत के पास तो समाधान नहीं है, लेकिन निकालना है, ये तो उसके भीतर समाधान है और भारत को भी यही मांग करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ये मांग उठनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी वहाँ के चुनाव हो जाएं और बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होके उनको सत्ता सौंप दी जाए। इस तरीके से ही उसका हल हो सकता है ताकि परिस्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जो मैं कह रहा था, उस पर आप अलग से बात करेंगे। वास्तव में वो जो शेख हसीना को छोड़ना पड़ा था देश, वो वाला जो उथल पुथल हुई थी, उसके अंदर भी ये इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं अमेरिका और पाकिस्तान का भी एक भूमिका उसके अंदर रही है। तो वो भी अगर अवॉइड करनी है कि भारत के पड़ोस में, अब ये भी नहीं पता कि भारत सरकार को अमेरिका से कितनी तकलीफ है कि नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही आज देखो ना, इजराइल के पास जाके खड़ा हो गया हिंदुस्तान इतने सालों के बाद। हमेशा फ़लस्तीन की जो न्यायपूर्ण संघर्ष है उनका, उसके पक्ष में खड़े रहे और अब वहाँ से हथियार भी खरीदे जाते हैं और जासूसी के यंत्र भी खरीदे जाते हैं और उससे पैसे से वो फ़लस्तीनी बच्चों को भूखा मार रहे हैं या उनकी हत्याएं कर रहे हैं। भारत की ये विदेश नीति जो है वो खुद ही मतलब एक तरह से नकारात्मक ढंग से झुक गई है दक्षिण पंथ की तरफ। अदरवाइज इनको तो ये चाहिए कि एक पड़ोसी मुल्क के नाते वहाँ में शांति बहाल करवा के और किसी तरह नॉर्मल चुनाव की तरफ जाए, वही फ़ायदे में हो सकता है, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। वो ताकतें तो देखो, ये पाकिस्तान भी लगा लो, बांग्लादेश भी लगा लो, यहाँ पर
हम जिनको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं ना, सिविल सोसाइटी कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं, वो मतलब मानवीय मूल्यों पर आधारित जो संस्थाएं हुआ करती हैं, उनका निर्माण अभी हुआ नहीं है। और वो निर्माण होने से पहले ही एक संकट बड़ा जो है वो खड़ा हो गया। और बांग्लादेश में तो इतने जुल्म मतलब पाकिस्तान की फ़ौजों ने किए थे, हजारों की संख्या में महिलाओं के बलात्कार और हत्याएं पे हत्याएं। मतलब वो जो वहाँ पे जनरल याह्या खान थे उस टाइम पे, शायद जी याह्या खान ने ये कहा था कि जो भी सामने आए ख़त्म कर दो उसको। लेकिन इस तरीके के जो जन उभार होते हैं ना, उसको यूँ इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता। तो वो जनता कुल मिलाकर गलत दिशा की तरफ जाएगी ऐसा तो हम नहीं सोच सकते। हो सकता है कि वो नौजवान और विद्यार्थी जिस सद्भावना के साथ सामने आए थे आज वही असर्ट करें, तो एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक दिशा के लिए उनको भी एक भूमिका अदा करनी चाहिए। ये ऐसा हम आशा कर सकते हैं। मतलब बांग्लादेश की इस समस्या का समाधान भारत में नहीं है, बांग्लादेश में ही है, पक्का। और इसके लिए जरूरी कि वो चुनाव करवाएं अपने देश में। बिल्कुल चुनाव करवाएं। सिचुएशन बच नहीं सकते ये कह के कि भारत जिम्मेदार है, ये वो जिम्मेदार। नहीं, ये तो ऐसे फजूल की बातें हैं। उससे निकलेगा क्या? वो वहीं के कारणों से ये स्थिति पैदा हुई थी, तो वहीं पे ही तो उसकी दुरुस्ती होगी ना। वो जो पिछला जो उभार हुआ था उसमें तो भारत नहीं था ना, नहीं था। उसमें भारत होता तो शेख हसीना हमारे यहाँ थोड़ी बैठे होती। ठीक बात है। लेकिन वो तो एक दोस्ती के आधार पे ही शरण इधर आके उन्होंने ली है। तो जब उस उठापटक के अंदर भारत का और तख्ता पलट में कोई हाथ नहीं था, तो उसको अब परिस्थिति को सुधारने में भारत का क्या हाथ हो सकता? हाँ, ये ज़रूर है कि राजनयिक स्तर पे डिप्लोमेटिक आधार के ऊपर एक पड़ोसी मुल्क और हम उससे प्रभावित भी हैं, तो मिलजुल के जो है आसपास के देशों को मदद करनी चाहिए कि बांग्लादेश में स्थिरता आ जाए। मतलब दोस्तों, बांग्लादेश की समस्या का क्या समाधान है, आप भी सुझाव दे सकते हैं। कॉमरेड साहब ने पूरे विस्तार से बताया है कि बांग्लादेश का जो जन्म है, वो जन्म से लेकर अब तक की जो समस्याएं हैं वो उनकी खुद की जनरेट की हुई हैं, उसमें भारत का योगदान नहीं है, बल्कि भारत का तो बांग्लादेश बनने में एक बड़ा योगदान है। और बांग्लादेश में ये जो प्रदर्शन हुए हैं और सत्ता पलट हुआ है, इससे पहले बांग्लादेश एक अच्छी उभरती अर्थव्यवस्था माना जाता था दुनिया में, और खासकर टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे थे वो। हाँ, और अब उन चीज़ों को भी वो पीछे जा रहे हैं। उस पर दिक्कत आएगी उनको एक्सपोर्ट करने में भी। काफ़ी सारा एक्सपोर्ट वो करते भारत के साथ तो उनके बहुत कारोबारिक रिश्ते थे। और ये जो समुंदर लगता है ना, वास्तव में ये अपने आप में कुदरत का बहुत बड़ा वरदान होता है, जो भारत को भी मिला, बांग्लादेश को भी मिला। और ये इस किस्म की बातें जो चिकन नेक वगैरह की जाती है, वो आसाम के मुख्यमंत्री फालतू की बातें कर रहे हैं कि अगर एक चिकन नेक मतलब बांग्लादेश शिकार बनाएगा अगर, तो हमारे पास बांग्लादेश की 2 चिकन नेक हैं, हम उसको 2 फाड़ कर देंगे। इस किस्म की बातें करना स्थिति को खराब करना है, और बिना ही बात मतलब उनके आरोप को और सिद्ध करना है कि भारत इसके अंदर गड़बड़ी कर रहा है। अब वो ऊपर का एक हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है हमें। वास्तव में त्रिपुरा का तो 75% बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से लगता है। तो हमारे तो कई सारे जो उत्तर पूर्व के प्रदेश हैं उनके साथ वो जुड़ा हुआ है, और हमारा अगर उनके साथ सद्भावना और प्रेम और मित्रता रहेगी तो बांग्लादेश के साथ हमारी वहाँ अपनी भी समीपता अपनी ही टेरिटरीज के साथ बेहतर बन सकती है। ये हालात पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। शुक्रिया कॉमरेड साहब, आपने। अच्छा जी, नमस्कार।